हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर सेकंड, और जो कि हम कर रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक हिस्ट्री यानी इतिहास के। ठीक है, इतिहास का सेकंड चैप्टर आपका जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जितने क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में, वो प्लस हम जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। तो ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बच्चों मैं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लस आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सीधे सिंपल आपने क्या करना है, मोर में जाना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना है। और प्लस इस वीडियो को भी अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए चलते हैं सीधा आपके चैप्टर सेकंड जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब इसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। बाकी देखो, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए कम है, लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की भी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा जो आपके चैप्टर्स बनते हैं। और बाकी जो आप इसके जो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसी में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। मैं भी आपसे पूछते भी जाऊंगा और बताते भी जाऊंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, सन 1928 में। सेकंड है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप अच्छे से अभी याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका चलते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके एक एक नंबर के आते हैं। तो इसमें है भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया, विनोबा भावे ने शुरू किया। अगला प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं आप, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ। तीसरा है आपका चोरी चोरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा। तो चोरी चोरा घटना से क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी को बहुत मतलब नाराज हुए महात्मा गांधी जी, और उन्होंने क्या किया, चोरा चोरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक दिया। प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। कहां से लौटे थे, साउथ अफ्रीका। याद कर लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कहां से लौटे और कब लौटे, 1915 में लौटे थे। क्लियर है। तो जब वो वहां से लौटे तो उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कब, 1916 में। वापस कब आए थे, 1915। और आते ही क्या चला दिया, सत्याग्रह आंदोलन चला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए थे। जो दक्षिण अफ्रीका में देखो, जैसा यहाँ पर भी आगे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह हुआ था, तो वहां पर उन्होंने क्यों उसमें भाग लिया, जबकि वो रहने वाले तो भारत के थे। तो क्या कारण था, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेतों एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी मतलब खाली हिंदुस्तान में अगर गलत हो रहा है तो उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने वहां देखा कि जो अश्वेत लोग हैं यानी काले लोग, ठीक है, काले लोगों के साथ और जो वहां के मजदूर वर्ग था, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। तो उनके अधिकारों के साथ या उनके अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। ठीक है, तो बस इसलिए वो वहां पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 6, वंदे मातरम गीत किसने लिखा और इसे किस पुस्तक में संकलित किया गया है। संकलित मतलब होता है किस पुस्तक में जोड़ा गया। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में लिखा गया, और उनकी ही पुस्तक है आनंद मठ। किसमें है, आनंद मठ में इसको संकलित किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। यानी असहयोग आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ। और अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था चोरी चोरा की जो घटना हुई थी। तो अभी हम इसके बारे में, चोरी चोरा के बारे में आगे पढ़ेंगे कि क्या घटना हुई थी इस चोरी चोरा में। ठीक है, वहां पर क्या हुआ था, पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था जेल में। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें पूछा है असहयोग आंदोलन के प्रमुख का कारण क्या थे। तो 1919 ईस्वी में क्या होता है, एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट पास हुआ था तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड एक अलग से टॉपिक है और रोलेट एक्ट एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि असहयोग आंदोलन चलाने का कारण क्या था। एक तो रोलेट एक्ट पास हुआ था, किसी को भी उठा करके जेल में डाल देना था। मतलब कोई आपको कोई वो नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप किसी को भी खाली संदेह के आधार पर उठा करके जेल में डाल सकते थे। ये था रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ कि अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक सिंपल सी एक जनसभा हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सभी को घेर करके सब दरवाजे वगैरह बंद करके, वही की दरवाजा था अंदर बाहर जाने का, सबको गोलियों से मार दिया था। अभी आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को। तो जैसी घटनाओं ने भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, आक्रोश पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया।
अत्याचार और कुशासन के इस वर्ष ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बिगुल फूंकने को विवश कर दिया, यानी उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया। और फिर आगे है, देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था इस कारण से। तो इस आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे, मतलब शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन का रूप हिंसात्मक असहयोग था, मतलब असहयोग कर देना। असहयोग का मतलब क्या हुआ? जो भी विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार कर देना सीधे सीधे, कि जो भी विदेश से बन करके आ रहा है उनकी चीजों को हमने लेना नहीं है। तो इस आंदोलन का रूप हिंसात्मक असहयोग था तथा 20 अगस्त 1920 ईस्वी को यह पूर्ण रूप से शुरू किया गया। देखो, इसकी शुरुआत असहयोग आंदोलन कब हुई? 1919 में शुरू हुआ था। और अगर पूरी तरह से शुरुआत की बात करें तो 20 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था अच्छे से। तो आप अगर क्वेश्चन आता है तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप याद रखेंगे 1920 में। अगला प्रश्न जो है आपका इंपॉर्टेंट, और जिसमें लिखा है 26 जनवरी 1930 का महत्व। 26 जनवरी 1930 का महत्व भी पढ़ लेते हैं बच्चों अच्छे से। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है 26 जनवरी। अब आपको ये पता है 26 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस? गणतंत्र दिवस। क्या होता है? 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो आपको 26 जनवरी का पता है, बट यहाँ सामने क्या 1930, 1950 में लागू हुआ था, बट यहाँ बात हो रही है किसके बारे में? 1930 के बारे में। तो क्या हुआ था 26 जनवरी 1930 को स्पेशल ऐसा? तो इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। ठीक है, साथ ही गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश ने भी संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया था। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आपका और बन गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में, यानी 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ने रावी नदी के तट पर लाहौर में भारत का झंडा फहराया था। अब ये देखो, लाहौर इस समय कहां पर है? लाहौर पाकिस्तान में, हमारा जो पड़ोसी देश है। ठीक है, तो लाहौर में क्या किया था? भारतीय झंडा फहराया था। अब उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब इसकी घोषणा देखो कब की गई थी? 2 जनवरी को, और बनाया कब गया? 26 जनवरी को। पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ में संपूर्ण देशवासियों ने जगह जगह भारतीय झंडे फहराए और इसी दिन महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज का मांग पत्र पूरा किया। उसके बाद गांधी जी ने सरकार के समक्ष 11 शर्तों वाला एक प्रस्ताव रखा, परंतु अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कितनी शर्तें? 11। अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। फिर आगे है, अतः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया था। यानी अगर हम बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, तो महात्मा गांधी जी की 11 शर्तों का प्रस्ताव जो था उसे अस्वीकार कर दिया गया या उसे अनदेखा कर दिया गया। इसी कारण क्या हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद है, इस प्रकार 26 जनवरी 1930 भारतीय आजादी की लड़ाई में 2 कारणों से अति महत्वपूर्ण है। 2 कारण अति महत्वपूर्ण है। इस दिन भारत के नागरिक एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण आजादी के लिए लामबद्ध हो गए थे। फिर अंग्रेजों के काले कानूनों के खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रख दी थी। क्लियर है? और देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है गांधी और इरविन। अब इरविन कोई चीज नहीं, इरविन एक अंग्रेज अफसर थे। तो इनके बीच कुछ प्रस्ताव यानी कुछ बातों पर क्या हुई थी? सहमति हुई थी। तो वो कौन कौन से समझौते थे जिन पर इनकी सहमति हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार ये। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो पहला अब देख लेते हैं कि आप कब हुआ गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो द्वितीय गोलमेज बातचीत के दौरान लंदन में महात्मा गांधी एवं भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन, इरविन कौन थे? वॉयस रॉय थे। कब, किस समय के? 1931 में। क्वेश्चन एक नंबर का ये भी बनेगा कि 1931 में भारत के वॉयस रॉय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। अब इस समझौते के क्या क्या उनके बीच समझौते हुए क्या क्या बातें रखी गई थी उसको पढ़ लेते हैं। पहला है कि सत्याग्रह करने वालों पर लगाए गए सभी राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाएं। आपने पढ़ा पीछे सत्याग्रह आंदोलन किया था 1920, ठीक है, तो इस पर जितने लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे उन सब मुकदमों को खत्म किया जाए। दूसरा है, हिंसा में सम्मिलित व्यक्तियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाना है। तो ये महात्मा गांधी और किसके बीच में? इरविन समझौता। इरविन कौन है? वॉयस रॉय है, कहाँ के? उस समय भारत के। ठीक है, फिर है तीसरा, शराब एवं विदेशी वस्त्रों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। यानी शराब के खिलाफ उन्हें आंदोलन करने के लिए और विदेशी वस्त्रों के खिलाफ उन्हें अनुमति दी जाए। क्या करने की? आंदोलन या धरना प्रदर्शन। जैसे आपने भी देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सत्याग्रह करने वालों की कब्जाई गई जल संपत्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा छोड़ा जाए।
यानी जिन्होंने सत्याग्रह किया था उनकी जमीन को क्या कर लिया गया था, कब्जा लिया गया था। कब्जा कर लिया गया था किनके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उसको वापस छोड़ा जाए। अगला है समुद्र के किनारे रहने वालों को बगैर टैक्स लगाए, यहाँ पे कर आप देख रहे हैं, कर को हम टैक्स बोलते हैं, कर लगाए नमक बनाने की अनुमति प्रदान की जाए, यानी जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें नमक बनाने की अनुमति दी जाए। लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, कांग्रेस पर लगाई गई रोक को समाप्त करना। कांग्रेस पर कुछ रोक लगा दी गई थी, उसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना था। ये जो समझौते थे किनके बीच हुए, लॉर्ड वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन और दूसरे हमारे महात्मा गांधी जी। ब्रिटिश सरकार ने बाद में इन समझौते के प्रावधानों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए ही महात्मा गांधी को नमक सत्याग्रह करना पड़ा। अब इन समझौतों पर भी ब्रिटिश सरकार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया था गुजरात में। क्लियर है। अब यहाँ देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के ज्यादातर क्वेश्चन आपके बच्चों एग्जाम में आते हैं और ये चैप्टर ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा भारत का इतिहास यहीं पर छुपा हुआ है लगभग। ठीक है, जो अब हमारा 200-150 साल पुराना इतिहास है वो आपको यहीं देखने को मिलने वाला है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, नशा करने वाली वस्तुओं का निषेध किया जाए, एक तो ये था। रुपए और स्टर्लिंग, स्टर्लिंग क्या थी, ब्रिटेन की मुद्रा थी उस समय की, के अनुपात में परिवर्तन करना। फिर लगान सैनिक व्यय में कमी करानी, विदेशी कपड़ों पर टैक्स ना लगाना। फिर पोस्टल रिजर्वेशन प्रस्ताव को स्वीकार करना, उन सभी राजनीतिक बंधुओं को छोड़ा जाए जिन पर हिंसात्मक कार्यों का आरोप नहीं है। गुप्तचर विभाग समाप्त कर दिए जाए, उस पर नागरिकों का अधिकार हो। फिर उसके बाद स्वरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस दिया जाए, मतलब खुद की रक्षा के लिए जो बंदूकें आप देखते हैं आजकल लाइसेंस पर मिल जाती हैं, ये सब उनका मतलब आंदोलन के प्रमुख कारण थे। फिर आगे है कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्ति का रखा, परंतु ब्रिटिश सरकार इससे सहमत नहीं थी। अतः गांधी जी ने यह आंदोलन 1929 ईस्वी में छेड़ दिया। उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सन 1930 ईस्वी में लंदन में हुई प्रथम गोलमेज सभा में कांग्रेस के किसी नेता ने भाग नहीं लिया। तो वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया, तो 1930 याद रखना है। फिर सन 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यह आंदोलन रोक दिया गया। दूसरी गोलमेज सभा में कांग्रेस ने भाग लिया, परंतु कोई निर्णय न होने पर यह आंदोलन पुनः छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी ये उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसको वापस छोड़ दिया गया। फिर गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेता पकड़े गए। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को क्रूरता के साथ कुचल दिया, यानी बहुत इसका मारपीट करके इसको निपटा दिया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों उतर आए थे। तो रॉलेट एक्ट मैंने आपको भी बता दिया था कि इसमें किसी को भी पकड़ करके बिना वारंट जारी किए किसी को भी पकड़ करके जेल में बंद करने का प्रावधान लाया गया था। तो बस इसी के चलते इन्होंने सावरकर, श्यामजी वर्मा, चापेकर बंधु, वीरेंद्र घोष, अजय सिंह, भूपेंद्र दत्त तथा लाला हरदयाल ने अंग्रेजी सरकार को काट फेंकने के लिए अभियान छेड़ा था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसमें क्या था यहाँ पे देखो, इसलिए सन 1919 में गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड, 1919 में आपका गवर्नर जनरल कौन थे, जेम्स फोर्ड थे, के कार्यकाल में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसके तहत सरकार को बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। बस इसी का विरोध करने के लिए, ठीक है, इसी को खत्म करने के लिए रॉलेट एक्ट क्या कर दिया गया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, संक्षेप में लिखो। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप सिंपल लिख सकते हैं खुद से बना करके, कि गांव-गांव को नमक बनाना आरंभ कर देना चाहिए, महिलाओं को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देना चाहिए, विदेशी कपड़ों की होली जला देनी चाहिए, हिंदू को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी तथा शिक्षक सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दे और अन्य सरकारी कर्मचारी नौकरी से त्याग पत्र दे दें, यानी जितने भी लोग अंग्रेजों के गुलाम बनकर के काम कर रहे हैं उनको वो छोड़ देना चाहिए। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद करबंदी को भी आंदोलन कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया, यानी अब टैक्स नहीं दिया जाएगा। जैसे ही महात्मा गांधी को पकड़ा तो सभी ने बोल दिया कि अब टैक्स नहीं दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपने देखना है, गांधी जी की दांडी यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 8। इसमें क्या है, गांधी जी द्वारा की गई नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक था। चूंकि नमक भोजन का अभिन्न हिस्सा है और निर्धन धनवान सभी इसका प्रयोग करते हैं, अतः उस पर लगे हुए कर तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी का गांधी जी द्वारा घोर विरोध किया गया, यानी उस पर टैक्स लिया जाता था। सिंपल सा है,
कि नमक बनाने पर या जो भी वहाँ किसान नमक बनाते थे उनसे क्या लिया जाता, टैक्स। टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर, ठीक है, टैक्स लिया जाता था। तो अब क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने वायसरॉय लॉर्ड इरविन, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी लॉर्ड इरविन के बारे में सुना, वो एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगे रखी थी। अभी हमने देखा था 11 शर्तें रखी थी, इनमें से कुछ मांगे सामान्य थी, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने की थी, यानी नमक का जो टैक्स था उसको समाप्त करने की थी। गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि यदि 11 मार्च तक उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, परंतु वायसराय इरविन झुकने को राजी नहीं हुए। अतः 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 साथियों से दांडी तट की पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंचकर सांकेतिक रूप में नमक कानून का उल्लंघन किया। उल्लंघन किया मतलब उन्होंने नमक बनाया वहां बैठकर, कब, 6 अप्रैल को। 12 मार्च को शुरू किया, ठीक है, कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। 6 अप्रैल को वहां पहुंच गए और बोल दिया कि भैया हम बनाएंगे नमक, जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका जो कि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे। तो इसका भी आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी ने जब राजनीति में प्रवेश किया तब वे अंग्रेजी शासन के सहयोगी थे, यानी जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने अंग्रेजी जो शासन था उसको सही बताया था। फिर उसके बाद प्रथम महायुद्ध तक भारतवासियों तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, यानी जो आपका 1914 से लेकर के 1918 तक विश्व युद्ध चला, ठीक है, उसमें उन्होंने अंग्रेजी सरकार की सहायता की थी। इस युद्ध में भारतवासियों ने अंग्रेजों की तन मन धन से सेवाएं की थी। अब यहाँ पे क्या था कि गांधी जी को लगता था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते तो हो सकता है, या उनको ऐसा कहा गया होगा कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत को आजाद करके चले जाएंगे। अब देखो, जब उन्होंने अपना कि महात्मा गांधी जी का दिल तोड़ दिया, ठीक है, अब उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कहा, ठुकरा के, गाना याद आ गया होगा, तो बस उसी पर चलते हुए उन्होंने कहा कि भैया अब दिल टूटा तो बदला तो लिया जाएगा। तो उन्हें विश्वास था कि इन सेवाओं के बदले अंग्रेजी शासन द्वारा, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के अधिकारों पर विचार किया जाएगा तथा उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। किंतु युद्ध समाप्ति के उपरांत जैसे भैया युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने भारत की समस्याओं को प्रति आशाती कार्य नहीं किया, मतलब जैसा उनको लगता था कि ये करेंगे बट वैसा काम नहीं किए। इसके अतिरिक्त इस युद्ध के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जब वो युद्ध समाप्त हो गया 14 से 18 में जाकर के खत्म हुआ, उसके बाद ही आपने देखा होगा जितने महात्मा गांधी ने आंदोलन किए 1918, 19, 20, 21, 22 और उधर 30 तक उन्होंने गांधी इरविन समझौता या दांडी यात्रा जो भी की उधर ही की, ठीक है। 1918 से पहले तक वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने कोई पंगा, कोई कुछ नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया। बट जैसे ही वो उधर पहुंचे, उधर जाकर के बहुत बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि भैया अंग्रेज क्या थे, तैयार नहीं थे कोई भी शर्त मानने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण भारतीय नेता महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग देने की नीति का परित्याग कर दिया। भैया साहब मना कर दिए कि अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। इन घटनाओं में रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा कि बिना वारंट के किसी को उठा करके जेल में डाल देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि पंजाब के अमृतसर में लोगों को पकड़ करके मतलब लोग सभा कर रहे थे शांति से बैठ करके, तो उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े लोग भी थे, जवान भी थे, तो सभी को अंधाधुंध फायरिंग में मार दिया गया। आदि प्रमुख घटनाएं थी जिनके कारण गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार का खुलकर विरोध करना आरंभ कर दिया। यही विरोध इतिहास में असहयोग आंदोलन कहलाता है। 20 सितंबर 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग का प्रस्ताव भारी बहुमत से प्रस्तावित हो गया। उस समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था शांतिपूर्ण उपायों एवं अहिंसक, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसक का मतलब, हिंसक के आगे आ लग गया, मतलब कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी का मुंह नहीं तोड़ना है, किसी के पैर नहीं तोड़ने हैं। तो चुपचाप शांति से क्या करना है, आंदोलन करना है, किसके खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे। तो ये आपने थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या था कि जितने भी लोग सरकारी मतलब अंग्रेजों की सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी को छोड़ देना चाहिए। फिर स्वदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उपाधियों का त्याग कर देना चाहिए। बस वही चीजें आप यहाँ पर बना करके लिख सकते हैं। आंदोलन पर रोक कैसे लगी, इस पर भी पढ़ लेते हैं। मैंने आपको भी बताया था चोरी चोरा एक घटना हुई थी, अब चोरी चोरा में क्या हुआ था वो भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूंगा। आंदोलन पर रोक क्यों लगाया, यानी असहयोग आंदोलन क्यों रोका गया।
तो गांधी जी और अन्य नेताओं के प्रयासों से असहयोग आंदोलन ने शीघ्र ही उग्र रूप धारण कर लिया। उग्र मतलब बहुत भयंकर बन गया ये। गांधी जी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश, जब इनको मतलब गांधी जी को जेल में डाला, तो भैया जो उनके समर्थक है या हम भारतीय हैं, सिंपल सा है, कोई हमारे नेता को हाथ लगाएगा तो चुप थोड़ी बैठेंगे। तो भैया हमने भी क्या करा, जेल में गए और जला डाली पूरी चौकी। उस चौकी को नहीं जहां महात्मा गांधी जी बनते हैं, पता लगे कि मतलब लिख के आ जा रहे हो कि महात्मा गांधी को जला दिया जेल में बंद करके। ठीक है, तो जहां मतलब अब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कहीं पे भी कोई घटना होती है या कहीं पर कोई किसी को मार देता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये तो नहीं कि हम जहां पर घटना घटी है वहां जहां पर होते हैं वहीं पर उसका प्रदर्शन करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, कहां पर, अ, अभी मैं आपका था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक जगह थी, वहां के एक थाने में क्या कर दी गई, आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई, यानी 22 लोग जल गए थे उसमें। जब यह समाचार गांधी जी तक पहुंचा तो उन्होंने पूरे असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया। तो ये था बच्चों, क्या कारण था कि इसमें असहयोग आंदोलन की क्या क्या पूरी भूमिका रही, पूरा आपने समझ लिया। उसके बाद उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। उपनिवेश का मतलब ये होता है, सीधे सीधे अगर आप देखें तो किसी देश का किसी अन्य देश के भूमि से संसाधनों पर बलत अस्थायी सत्ता कायम कर, अगर हम बोलें कि हमारा जो देश था वो इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश यानी आप बोल सकते हैं कि हमारे देश पर दूसरे देश का शासन, यानी वहां की नीतियां, वहां के व्यापार पर आदि सब पर किसका, हमारे देश पर लागू कर दिया गया था। तो उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है। तो उपनिवेश के उद्देश्य क्या थे ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट, अब यहाँ देखो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने आपको बताया था, डिटेल से पढ़ेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, और मैं आपको स्टोरी टाइप बता देता हूँ तो आप याद भी कर लेंगे इसको अच्छे से। तो आपने देखा रॉलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, और जो अंग्रेजों के मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं कि बहुत अत्याचार करने वाले जो उनके कानून थे, बस उन्हीं की चर्चा करने के लिए 13 अप्रैल 1919, डेट याद कर लो, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा की गई, यानी एक सबको बुलाया गया या सभा की गई, जिसमें लगभग कितने 20,000 लोग, कितने 20,000 लोग उपस्थित थे। इस सभा को सैनिक शासन के प्रतिनिधि, अब वो कौन था, जिसको आप बोल सकते हैं बिल्कुल खुखार, एक घटिया टाइप का इंसान, जनरल डायर, ये था वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। तो जनरल डायर ने गैर कानूनी घोषित कर लोगों पर अनावश्यक और अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस बाग से निकलने का केवल एक दरवाजा था, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ठीक है, पूरा एक इस टाइप से था और इसमें एक दरवाजा लगा हो, तो अब क्या हुआ, अंग्रेज सारे घुस गए, यहाँ गोलियां लगाकर ये पुलिस वाले खड़े हो गए, यहाँ लोग बैठ करके सभा कर रहे थे। ठीक है, और वहीं पर एक कुआं भी बना हुआ था जहां पर ये लोग एक सभा कर रहे थे। तो यहाँ पर पहले सामने कौन थे, भारत के सैनिक थे, पीछे अंग्रेजी सैनिक खड़े हुए, जनरल डायर यहाँ पीछे खड़ा हुआ, बोला शूट। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हो, भैया ये भागेंगे भी कहाँ, दरवाजा तो ये है, और दरवाजा इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह बंद कर दिया, गोलियां मारी। अब कुछ लोग तो क्या किए, जान बचाने के लिए कुएं में कूदे, और कुएं में भी क्या कुआं क्या होगा, पूरा लाशों से भर गया। अगर आप भी आज आज भी अगर आप अमृतसर में जाते हो तो आपको ये सब पूरा ग्राउंड देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो जहां पर ये सभा हुई थी। क्लियर है, तो 20,000 लोग बैठ करके एक सभा कर रहे थे, जनरल डायर आया कब, 13 अप्रैल 1919 को, और उसने क्या कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग करा दी। तो इसके बाद था जनरल डायर के आदेश पर लोगों पर तब तक गोलियां की वर्षा जारी रही जब तक कि वह समाप्त ना हो गई, यानी गोलियां तब तक चली जब तक उनकी गोलियां खत्म न हो गई। इस हत्याकांड में 800 लोगों की जानें गई और 2,000 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड का भारतीयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा प्रतिक्रिया स्वरूप, अब आप सोच सकते हैं कि मतलब अंधाधुंध फायरिंग में 800 लोग मरना, आप एक जगह खड़ा करो 800 और 800 लाशें, और 200 2000 लोग तो ऐसे थे जो मतलब बच गए, मरे नहीं, मतलब उनको भी गोलियां लगी। फिर देश में विरोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अब इस भैया इतना बड़ा कांड किया अंग्रेजों ने, तो चुप कौन बैठने वाला है। नॉर्मली अगर आपके पड़ोसी में अगर कोई पड़ोसी को आकर के बिना वजह कुछ करता है, ठीक है, तो आप भी गुस्से से लाल हो जाते हो। तो सोचो कि मतलब 800 लोगों को मार दिया गया। इसके बाद भी पूरे पंजाब में सैनिक शासन द्वारा अमानवीय अत्याचार किए जाते रहे, मतलब ये घटना होने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा कंटिन्यू क्या होते रहे, अत्याचार होते रहे। उसके बाद है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या थी, एक रिपोर्ट थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई थी, मतलब अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सन 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 की सुधार योजना,
1919 का एक नियम था जिसमें सुधार करना था, पर रिपोर्ट देने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। मतलब एक बोल सकते हैं नियम कानून लागू किया गया था, और उस कानून के हमारे देश में क्या रिस्पॉन्स हो रहा है या किस तरह का वो कानून मतलब फायदेमंद है या नहीं है, तो इस पर एक कमेटी गठित की गई जिनको ये काम सौंपा गया था कि आपने देखना है कि सब कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के समस्त सदस्य अंग्रेज थे, यानी सभी लोग कौन थे? अंग्रेज थे। अब भैया अंग्रेज है तो गलत कैसे हो सकता है कानून? मतलब बनाने वाले, जो कानून बनाने वाले थे वो भी अंग्रेज थे, और जिनको मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई कि भैया देखो कि ये सब ठीक है या नहीं है, बताओ आप कर आप हमें मतलब एक रिपोर्ट सौंपनी है आपने। तो वो लोग भी कैसे थे? अंग्रेज थे। तो एक भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं था। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया। 1928 ईस्वी में जब यह आयोग भारत आया और उसने अपना दौर प्रारंभ किया, तो सभी राजनीतिक दलों ने इसे पूर्ण अभारतीय आयोग का विरोध किया। मतलब वो भारत में चलने लायक नहीं था, जो भी नियम कानून थे। तो इसी का विरोध बहुत भयंकर हुआ। तो विरोध प्रदर्शनों द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ, आपने नारा सुना होगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस आयोग, अब देखो ये क्या थे, मतलब कुछ लोगों, साइमन कमीशन अगर हम सीधे-सीधे बोले तो कुछ लोगों का समूह था जिन्हें भारत में क्या देखने के लिए भेजा गया था? नियम कानूनों को देखने के लिए भेजा गया था कि वहाँ पर किस तरह से हम अपना या कुछ भी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही वो लोग आए थे, इस आयोग जैसे ही ये पहुँचा था भारत में, तो इसका विरोध हुआ, और इसी में एक बवाल भी हुआ था। वो बवाल भी मैं आपको बताऊँगा आने वाले चैप्टर में। ठीक है? तो के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन, ये आपने सुना होगा, लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है? तो अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का अस्पष्ट सा ऐलान कर दिया गया। इस बारे में डोमिनियन स्टेट मतलब औपनिवेशिक, ठीक है? औपनिवेशिक जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, का स्पष्ट ऐलान कर दिया गया। इस बारे में उनके द्वारा कोई समय सीमा नहीं बताई गई, केवल इतना कहा गया कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया था। तो इसी के साथ जो आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट्स, देखो इन्हीं डेट्स से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके चाहे एमसीक्यू हो चाहे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो। अगर आप कभी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये डेट्स आपने जरूर याद रखनी है अच्छे से। तो 1918-19, मैंने ये कहा था ना कि 1918 तक तो आपका क्या चला, प्रथम विश्व युद्ध चला, कब से? 1914 से लेकर के 18 तक 4 साल आपका विश्व युद्ध चला। उसके बाद ही जाकर के जितने हमारे आंदोलन हुए, ज्यादातर आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, कब? 1918 में। 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 19 जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना होती है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 में क्या हुआ? अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी हुई, 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हुआ। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट आपका 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। मार्च 1930 में गांधी जी दांडी नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक है? अगला जो है मार्च 1931, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते, सॉरी 1931 में क्या ले लेते, आंदोलन को वापस लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया गया। 19 मार्च 1931 में वापस लिया गया था, 1932 में वापस शुरू कर दिया गया था। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर सेकंड आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्ले करने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका छूटता है या समझ में नहीं आता तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। कोशिश करूंगा कि और अच्छे वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है? बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और लगभग आपके सारे चैप्टर की प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। ये जो पीडीएफ देख रहे हैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं। कहीं पे कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। बस एक प्यार से कमेंट डाल दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में।